अमित शाह का बयान सामने आया है। विकसित बिहार में विश्वास रखने वालों की जीत, अमित शाह ने इसे बताया है। यह पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस है। शाह जंगलराज वालों को लूटने का मौका नहीं मिला, यह अमित शाह ने कहा है। तो पहली प्रतिक्रिया उस शख्स की जिसने इस पूरे चुनाव की रणनीति को संभाला और कह रहे हैं कि जंगलराज वालों को नकारा है। यह अमित शाह का बयान है। विकसित बिहार में लोगों ने विश्वास जताया है और यह बिहार की जनता की जीत है। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, जो बेहतर करेगा वो चुनाव जीतेगा, अमित शाह कह रहे हैं। अनंत विजय जी, क्या सचमुच पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस है या पॉलिटिक्स ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है? क्योंकि अब की बार चाहे वो चिराग पासवान हो, बाकी सब सेट किए गए थे, एनडीए का गठजोड़ बेहतर किया गया था। नहीं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो देखिए इलेक्शन का आवश्यक अंग है, उसके बिना तो चुनाव होता नहीं है। लेकिन बिहार की जनता का इसलिए अभिनंदन किया जाना चाहिए इस बार कि उन्होंने जाति पाति की राजनीति से ऊपर उठकर चुनाव किया। मैं बिहार एक मतलब प्राउड बिहारी होने के नाते ये बहुत महसूस करता था कि जहां बैठे वहां लोग कहते थे अरे जात के नाम पर चुनाव होता है, बिहार में जात के नाम पर चुनाव होता है, ऐसा कि कर्नाटक में नहीं होता है। वहां भी तो वक्का लिंगायत करते हो, आंध्र प्रदेश में नहीं होता, वहां भी तो रेड्डी गैर रेड्डी करते हो, मराठा गैर मराठा करते हो। लेकिन बिहार को बदनाम किया गया एक तरीके से। बिहार की जनता ने इसका प्रतिकार किया इस चुनाव में और दिखा दिया कि हम जाति पाति से, धर्म और मजहब से भी ऊपर उठकर, अगर एनडीए को सीमांचल में ज्यादा सीट मिल रही है तो इसका मतलब या तो रिवर्स पोलराइजेशन हुआ, सारे हिंदू एक तरफ हो गए और मुसलमानों ने वोट किया, नहीं किया पता नहीं, वो अभी आंकड़े आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन बिहार की जनता ने जाति पाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर अपने भविष्य के लिए और एस्पिरेशनल बिहार के लिए वोट किया है। ये बड़ी चुनौती नीतीश और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की होगी, क्योंकि इस बार बिहार के लोगों ने एक पायदान ऊपर जाने का स्वप्न देखा। सर राहुल जी, ये बार बार कहा जा रहा है कि जात पात के ऊपर का चुनाव है, बड़ा मैंडेट है, 204 एनडीए को मिल रहे हैं। तो क्या सचमुच जातियों वाली दीवार टूटी है या फिर मुस्लिम यादव में बिखरा हुआ और ईबीसी तेजस्वी पे भरोसा नहीं कर पाए? देखिए, बिहार पहले से सुधरा है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। सड़कें बेहतर हुई हैं, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कुछ बेहतर हुई है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें सुधरी नहीं हैं। लेकिन कहना कि बिहार इतना चमक गया इसलिए लोगों ने वोट कर दिया, ऐसा भी नहीं है। अगर अभी भी 16% अनएम्प्लॉयमेंट यंगस्टर्स में है तो बिहार उतना नहीं चला। मैं आपको खुद बताता हूँ कि मैं जो है बिहार जब इस बार गया तो मैं एक जो माझी बस्ती है उसमें गया, एक गांव था, उसकी माझी बस्ती, मुसहरों के गांव में गया। तो वहां पर जो आपको देखने को मिलता है उससे समझ आता है कि बिहार की गरीबी कितनी है। नहीं, आप गरीबी है उससे मैं आपको और बताता हूँ। 64% हाउस होल्ड बिहार में वहां पे माइग्रेंट है एक ना एक। तो ऐसा भी नहीं है कि बिहार चमक गया इसके कारण कोई वोट हो गया। तो मुझे लगता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे बैठे। दूसरी तरफ जो महिलाओं को जो सुविधाएं मिली, चाहे वो जो ट्रांसफर हुआ, पैसा हुआ, जो स्कीम्स नीतीश कुमार ने चलाई और वो उसको लागू कर पाए, उसकी वजह से एक जो है पॉजिटिवनेस इस गठबंधन की तरफ है। अटल मतलब ये भी बोले कि बीजेपी जो है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास, या इस गठबंधन ये बेहतर हमारे को सरकार दे सकता है ये गठबंधन, ये भी फैक्टर। समीर जी कुछ कह रहे हैं? बस मैं जोड़ना चाहता हूं कि जो गरीब है बिहार के, उनको भी ये विश्वास है कि भाई अगर हमें इस गरीबी से कोई बाहर निकाल सकता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ही निकाल सकते हैं। ये विश्वास का वोट था। आपके पास जो चीज आ चुकी है, साइकिल भी आ चुकी थी, पोशाक भी आ चुकी, पैसे भी आ चुके, आरक्षण भी आ चुका, जो चीज आ चुकी है और जो आने वाली है, तो जो आ चुकी है जिसको जांचा परखा है, तो आप उस पर जो हमें नहीं मिला वो भी यही सरकार दे सकती है। मतलब 20 साल से हम देख रहे हैं शासन को, लालू का शासन डिलीवरी ने बूथ लेवल माइक्रो मैनेजमेंट भी बीजेपी करती रही है। और जो अपने स्टार कैंपेनर्स उतारे थे बीजेपी ने खास तौर पर बिहार में, तो उसका क्या असर हुआ है वो भी आपको दिखा देते हैं। बिहार चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जादू कैसे चला है वो आपको दिखाते हैं। स्ट्राइक रेट क्या रहा है? 70%। जहां जहां योगी आदित्यनाथ गए हैं वहां एनडीए की जीत हुई है। स्ट्राइक रेट वहां पर 70% रहा है। रैली योगी आदित्यनाथ ने 32 की, एक रोड शो किया और सीट 33 कवर की। बढ़त 22 से ज्यादा सीटों पर रही है। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का फायर ब्रांड चेहरा है और उन्होंने सीधे तौर पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यह गिनाया कि जब लालू यादव थे, राबड़ी देवी की सरकार थी, तब वहां पर किस तरीके से जंगल राज था,
दिन दहाड़े मर्डर हो जाते थे। उन्होंने यह भी गिनाया कि कैसे उत्तर प्रदेश में अपराधी कांपते, तो कहीं ना कहीं उसका असर भी जरूर दिखा है। 33 सीटें योगी आदित्यनाथ ने कवर की और 22 से ज्यादा सीटों पर उसका इंपैक्ट दिखाई दे रहा है और एनडीए 22 सीटों से ज्यादा सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए। समीर जी, निश्चित रूप से देखिए, योगी आदित्यनाथ तो भारतीय जनता पार्टी के अब सबसे बड़े स्टार प्रचारक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर देखा जाए। और सिर्फ उत्तर भारत में नहीं, दक्षिण भारत में भी योगी की अब बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। और मुझे लगता है कि योगी जी ने जिस तरीके से बहुत डिफिकल्ट सीट पर योगी जी ने प्रचार किया था, ऐसा नहीं था कि बहुत आसान सीटों पर किया। योगी जी का जो प्रचार अभियान रहा है उसका असर यह रहा है कि 70% से ज्यादा योगी जी का स्ट्राइक रेट रहा है। योगी जी का स्ट्राइक रेट तो अच्छा रहा है, लेकिन अखिलेश का स्ट्राइक क्या रहा है, जरा ये स्ट्राइक रेट क्या रहा है वो भी एक बार अपने दर्शकों को बता देते हैं। महागठबंधन के लिए देखिए, अखिलेश यादव भी गए, विधानसभा सीटें उन्होंने 22 कवर की, लेकिन स्ट्राइक रेट महज 18% ही रहा। अखिलेश यादव ये कहते भी रहे कि देखिए, तेजस्वी को सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता है, वो शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन कितनी सीटों पर उसका असर पड़ा है। 22 विधानसभा सीटों को कवर किया अखिलेश यादव ने, 18% स्ट्राइक रेट के साथ सिर्फ 4 सीटों पर बढ़त मिली है। यानी कि अखिलेश का जो जादू है वो कम से कम बिहार में तो नजर नहीं आया। समीर जी, निश्चित रूप से अखिलेश यादव तो मतलब वैसे भी मुझे समझ में नहीं आता कि अखिलेश यादव ने इसको अपना इतना प्रेस्टीज से क्यों जोड़ लिया। बहुत ज्यादा प्रचार उन्होंने बिहार के अंदर किया और शायद उन्हें लग रहा था कि बिहार में अगर एनडीए की हार हो जाती है तो अगले साल तो उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है 2027 में, तो उसका बेनिफिट उनको वहां मिलेगा और कहने के लिए होगा कि हम उत्तर प्रदेश में हम योगी की सरकार को हराने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो अपने डर के कारण कि भाई अगर बिहार में अगर एनडीए जीत जाता है तो उसका असर उत्तर प्रदेश में होगा और फिर मुझे लड़ना बहुत मुश्किल होगा, तो उनकी कोशिश यही होगी। लेकिन अखिलेश यादव वहां बुरी तरीके से आ रहे हैं और मुझे लगता है कि इसका असर बिहार के चुनाव परिणामों का सिर्फ बंगाल के चुनाव पर नहीं पड़ेगा। अखिलेश यादव 2027 के इसका भी योगी आदित्यनाथ गए तो पीछे पीछे अखिलेश यादव भी पहुंच गए, वहां भी अखिलेश वर्सेस योगी प्रचार में दिखाई दिया, वहां भी योगी बाजी मार गए। अखिलेश क्या संदेश लेकर लौटे? ये तो स्पष्ट है, इसमें अभी वॉल पर दिखा दिया गया, आप लोगों ने बता दिया। 70% वर्सेस 22%, 18%। तो ये तो पास और फेल वाला आंकड़ा है कि एक आदमी डिस्टिंक्शन से चूक रहा है, एक आदमी पास मार्क पर भी नहीं पहुंच रहा है। अखिलेश पीडीए की बात करते हैं, उसमें उनको कुछ सक्सेस लोकसभा चुनाव के दौरान मिली भी। वही फॉर्मूला उन्होंने तेजस्वी को भी सुझाया था। 22 कुशवाहा उम्मीदवार आरजेडी ने उतारे थे। तो क्या बात है कि जो पीडीए अखिलेश के लिए यहां काम कर रहा था, बिहार में वो काम नहीं किया? मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में कुछ और कारण था, बीजेपी की अंतर कलह वहां के कारण थी। पीडीए की वजह से उतनी सफलता नहीं मिल सकती है, वो उत्तर प्रदेश पे कभी और बात कर लेंगे। लेकिन इस जीत के शिल्पकार अमित शाह है, ये नहीं भूलना चाहिए। हम लोग चाहे जितनी रैलियों की बात कर लें, अमित शाह ने जिस प्रकार से मंडल स्तर से लेके जिला स्तर तक के कार्यकर्ताओं को मतलब एनर्जाइज किया कि आप चुनाव बात भी करी थी कि जो माइक्रो लेवल बूथ मैनेजमेंट, हाँ, माइक्रो लेवल बूथ मैनेजमेंट किया। उसके अलावा सबसे बड़ा काम जो अमित शाह ने किया, वहां डेरा डाले रहे और जो करीब 100 बागी हो रहे थे इस गठबंधन के, उनको सबको न्यूट्रलाइज किया। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और आपको बता दें सर, राहुल गांधी ने जहां जहां रैलियां की उसमें किशनगंज को छोड़कर बाकी सभी जगह कांग्रेस के उम्मीदवार हार गए। तो सबसे बड़े स्टार प्रचारक की परफॉर्म नहीं कर पाए। इसमें तो आपको पवन जी वो आपको चाहिए था कि यात्रा का रूट किधर किधर से गया और वहां क्या क्या हाल हुई संतन की, जो यात्रा वोट पीछे चल रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पीछे चल रहे हैं, यहाँ जहां जहां राहुल ने रैलियां की हैं पीछे चल रहे हैं, हारे नहीं हैं। नतीजे नहीं है, माफ कीजिएगा। अब कांग्रेस थोड़ा सा 1 पर आ गई थी, अब 5 पर अब आगे हो गई है। तो हो सकता है कि 1 तो बहुत ही बुरी हालत थी, हालांकि 5 भी को बहुत अच्छा नंबर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा संतोष यहाँ पर हो सकता है। क्या राहुल से, अमिताभ जी, क्या राहुल से जो नब्ज जो पकड़ने की बात होती है कि भाई जो मास से कनेक्ट करने के लिए, वो उसमें गलती हो गई कि भाई आप बिहार की जनता को प्रोजेक्टर लेके आधी अंग्रेजी आधी हिंदी में कॉम्प्लिकेटेड एसआईआर समझाने लगेंगे, जिसका विरोध अब एक्चुअली में नहीं कर पाएंगे जब आपसे ऑब्जेक्शंस मांगे जाते हैं, आपकी पार्टी या कार्यकर्ता नहीं कर पाता है, और आप चाहेंगे कि उस मुद्दे पर आपको वोट मिल जाए। हाँ, मतलब ग्राउंड के तो इश्यूज नहीं थे ये। देखिए, उन्होंने जब वोटर अधिकार यात्रा की तो उसमें क्राउड आया। क्राउड किसका आया? आरजेडी के सपोर्टर ज़्यादा आए। इन्हें लगा कि भाई ये कांग्रेस का सपोर्ट बेस है, जिसकी वजह से बार्गेनिंग टफ करी कांग्रेस ने कि नहीं भाई, हम 60 सीटों से कम पे नहीं लड़ेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मुद्दे को छोड़ दिया, ठीक है। 1.5-2 महीने लगभग एसआईआर और वोट चोरी की बात हुई। अब जैसा आपने कहा कि भाई बिहार का चुनाव हो रहा है, एक दिन पहले बिहार के चुनाव या बिहार के लोगों को हरियाणा में क्या हुआ उससे क्या लेना देना है?
अगर आप बिहार का एग्जाम्पल दे रहे होते कि भाई 2020 में 10 या 15 सीटों पर कम मार्जिन्स थे और सीट चोरी हुई थी, जो कि आरजेडी कह भी रही थी, लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं है। देखिए यहाँ पे आरजेडी और कांग्रेस का कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। सीट चोरी तो कम से कम विधानसभा का नाम आप बोलते तो लोग तो रिलेट तो करते ना। तो एक रिलेटेबिलिटी होती है ना। पहले आप महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर हरियाणा। भाई चुनाव बिहार में हो रहे, कर्नाटक की बात या हरियाणा की बात जब होगा चुनाव तब आप करेंगे। दूसरा, उन्होंने तेजस्वी के मतलब तेजस्वी कैंपेन बिकेम सबसर्विएंट टू राहुल्स नेशनल एजेंडा। जो इनका एसआईआर और वोट चोरी का उनका भी कैंपेन अच्छा खासा बेरोजगारी पे चल रहा था, उसको उन्होंने हाईजैक कर लिया। उसको उन्होंने हाईजैक कर लिया एक तरह से। और फिर तेजस्वी को जब रियलाइज हुआ तो उन्होंने हड़बड़ी में एक ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया कि सबको सरकारी जॉब मिलेगी। उससे देखिए युवा वहां का पढ़ा लिखा है, उसने साफ झलक गया कि इस वादे में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो कोई दम नहीं है, जिसकी वजह से तेजस्वी की भी साख गिर गई कहीं ना कहीं। सर, आपसे हम समझना चाहते हैं, जब मैनिफेस्टो आता है गठबंधन का तो सभी नेताओं के चेहरे होते हैं। तेजस्वी का चेहरा था, तेजस्वी प्रण की बात थी। उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने कदम वापस खींच लिए। उनके मैनिफेस्टो में जो जो बातें थी, कांग्रेस के नेता मंच से बोलते हुए नजर नहीं आए।